बात साल 2062 की है, जब मैं आगरा कॉलेज से इंटरमीडिएट करके नौकरी की तलाश में था। मुझे मेरी किस्मत ने साथ दिया और तत्कालीन ही देहरादून में मुझे CSM सिविलियन स्कूल मास्टर का जॉब इस शर्त पे मिल गया कि सेना के जवान जो बॉर्डर पे गए हैं, अगर वो वापस आ गए तो हमें ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो मरता क्या नहीं करता, हमने स्वीकार कर लिया। हम 2 मित्र थे, दोनों को वहाँ जॉब मिल गई और तब उस जॉब में 145 रुपये 50 पैसे प्रति माह का वेतन था और 7 रुपये वार्षिक इंक्रीमेंट। हमने खूब मेहनत से काम किया, लेकिन 1.5 महीने बाद ही हमें इसलिए वहाँ से हटना पड़ा क्योंकि जिनके स्थान पर हम काम कर रहे थे वो देश की सीमाओं से वापस आ गए थे। साल 1963 का 10 अगस्त था, जिस दिन हमें देहरादून की नौकरी के बाद सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो आगरा में जॉब मिल गई। यहाँ हमने अति उत्साहित होकर अपने साथियों का मन जीत लिया। सभी लोग हमारी कार्य क्षमता से बहुत प्रसन्न थे। यह सेना का डिपो था जो कि शहर से लगभग 15 या 20 किलोमीटर दूर था। सुबह 8 बजे से शाम को ठीक 4 बजे तक वहाँ रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था। इसलिए 7:30 बजे घर से चलते थे और शाम को 4:30 बजे, 4:45 बजे घर पे वापस आते थे। उन दिनों स्कूटर तो थे नहीं, साइकिलों से जाना पड़ता था। मुझे आज भी याद है, साइकिल चलाते चलाते पसीने छूट जाते थे। उसी पे स्केल में प्रति माह 145 रुपये 50 पैसे मिला करते थे और 7 रुपये प्रति वर्ष का इंक्रीमेंट हुआ करता था। मुझे याद है कि 145 रुपये 50 पैसे का वेतन जब पहले महीने में मिला था और जब मैं पैसों को लेके घर पहुंचा तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने पैसे को कहाँ खर्च करेंगे।
क्योंकि उस ज़माने में 145 रुपये 50 पैसे बहुत हुआ करते थे। इस प्रकार घर वालों ने और मेरे मित्रों ने कहा कि यहाँ नौकरी करते करते तुम पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। और संयोग से उन दिनों आरबीएस महाविद्यालय में बीए का 3 साल का कोर्स केवल उन लोगों के लिए रखा गया था जो वर्किंग मेंस थे, जो सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में थे, कॉलेज में नहीं पढ़ सकते थे। उनके लिए रात को 10 बजे 6 बजे से 10 बजे तक बीए करने की व्यवस्था आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय ने की। क्योंकि पढ़ाने के घंटे कम हुआ करते थे, इसलिए यह कोर्स 3 साल में पूरा करना था। बहुत ही उत्साह था बीए करने का। तो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो से 4:30 बजे आकर चाय पीकर फिर साइकिल उठाकर हम आरबीएस कॉलेज जाया करते थे। और इस नाइट कॉलेज के आरबीएस के प्रोफेसर्स मुझे आज भी याद है। इतने उत्साह और लगन से पढ़ाते थे कि उन्हें भूल नहीं सकते थे। नाइट कॉलेज के प्रभारी थे डॉक्टर सिद्धनाथ वाजपेयी। हिंदी के प्रोफेसर थे डॉक्टर बीके सिंह। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थीं श्रीमती ए जैन। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे डॉक्टर सिंह और साइकोलॉजी के प्रोफेसर एस.एन. शर्मा पढ़ाया करते थे। साइकोलॉजी की लैब आरबीएस कॉलेज से लगे हुए भरतपुर हाउस में चलती थी। और मैंने देखा जितने भी स्टूडेंट थे उनमें जो उत्साह था, क्योंकि नौकरी छोड़ के पढ़ना संभव नहीं था और नौकरी करते हुए बीए करना, समझो भाग्यशाली थे हम लोग। 30-32 छात्र हुआ करते थे। और मुझे आज भी याद है बीए में मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी और रैंक दूसरा था। पहले रैंक पे जो लड़का था वो मुझे आज भी उनका चेहरा याद है। उसका नाम था श्रीनाथ बंसल। इस प्रकार हमने 3 साल पूरे किए और हम ग्रेजुएट हो गए। अपनी नौकरी में जाते थे तो मेरे मित्र चिढ़ाते थे कि तुमने 3 साल बर्बाद किए, मेहनत की, पैसा खर्च किया, क्या मिला? उसी तो कुर्सी पे बैठे हो आज भी। मैं चुपचाप उनके इस उल्हानों को सुनता था, लेकिन मेरा यह परिश्रम बेकार नहीं गया। इससे मुझे एक लाभ हुआ
कि आरबीएस वर्किंग मेंस के नाइट कॉलेज में प्रोफेसर एस.एन. शर्मा साइकोलॉजी के और हिंदी के डॉक्टर बीके सिंह से मेरा ऐसा सानिध्य जुड़ा जो मुझे आज तक भी उनके चरणों में निहारने को विवश करता है। इस प्रकार मैंने बीए पूरा कर लिया। जीवन में चैलेंजेस को मानते हुए मैंने जॉब के साथ अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया। आरबीएस वर्किंग मेंस नाइट कॉलेज से बीए करने के बाद एक दिन मैं शाम को पालीवाल पार्क के पास ही बैठा था, जहाँ पे आगरा यूनिवर्सिटी में केएम इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी स्टडी और लिंग्विस्टिक्स पढ़ाया जाता था। उन दिनों भाषा विज्ञान बहुचर्चित विषय नहीं था और उसे कोई जानता भी नहीं था। इसलिए छात्रों की संख्या उंगलियों पे गिनी जाने वाली थी और वहाँ के अध्यापक इसी प्रयास में रहते थे कि लिंग्विस्टिक्स में एडमिशन के लिए छात्रों को घेर घार के ले आओ। मैं पार्क में बैठा था तो मेरे एक मित्र की मुझ पे नज़र पड़ी। वे थे डॉक्टर विजय दत्त शर्मा। मुझे देख के रुक गए, बोला यहाँ कैसे बैठे हो? मैंने कहा बस बीए कर लिया है यार, अब जॉब तो वही है जो पहले थी। तब उन्होंने बताया कि केएम इंस्टीट्यूट से लिंग्विस्टिक्स में मैंने एडमिशन ले लिया है, तुम भी ले लो। तो मैंने कहा मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, मेरा मन पढ़ने से हट गया है। उन दिनों भाषा विज्ञान का प्रोडक्ट केवल केएम इंस्टीट्यूट से ही होता था और उनकी खपत केंद्रीय हिंदी संस्थान में ही होती थी। तो उन्होंने मुझे पुचकार के कहा मेरे संग चलो और मेरी क्लास में बैठो। खैर उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका और मैं क्लास में बैठ गया। उस वक्त क्लास डॉक्टर केसी अग्रवाल साहब की चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें एडमिशन ले लो और एक हफ्ता आप क्लास में मैं आपको अलाउ करूँगा और मन लगे तो एडमिशन लेना, नहीं तो मत लेना। फिर मैं रोज़ जाने लगा और उन्हें बताया भाई मैं तो नौकरी भी करता हूँ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ 2 सेक्शन चलते हैं, एक डे स्कॉलर की और एक सर्विस वालों की। यहाँ भी वही आरबीएस कॉलेज के तरह वर्किंग मेंस इवनिंग में चलता था, 6 बजे से 10 बजे तक। खैर मैंने
क्लास ज्वाइन कर ली और ठीक 8वें दिन मैंने फीस भर के एडमिशन ले लिया। तब मेरे गुरुवर, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की थी, डॉक्टर मुरारी लाल जी उप्रेती, अब दिवंगत हो गए, डॉक्टर केसी अग्रवाल, डॉक्टर आरपी अग्रवाल, डॉक्टर एलन मित्तल, डॉक्टर विश्वजीत, डॉक्टर श्याम प्रकाश, ये सब गुरुवर पढ़ाते थे। तो हम दिन में नौकरी करते थे और शाम को क्लास अटेंड करते थे, और इवनिंग सेक्शन में 10 स्टूडेंट्स थे और डे स्कॉलर 5-6 ही थे। कुल 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप भाषा विज्ञान में एमए करने लगा। और गुरुओं ने बताया कि केएम इंस्टीट्यूट के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट 15 पहला अवसर है। खैर, यहाँ भी हम अलग अलग ग्रुप में आते थे और हमारा इवनिंग के ग्रुप में 10 लोग थे, 10 नौकरियों में थे। संयोग की बात फिर यही रही कि 2 साल के कोर्स में हम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और फिर यहाँ भी इतिहास ने दोहराया, मेरा रैंक दूसरा था। प्रथम रैंक पर जो छात्र था उनका नाम था KN अग्रवाल, जो संस्थान जो यूनिवर्सिटी से सटे मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज जो आज भी है, उसमें फिज़िक्स के लेक्चरर थे। वो प्रथम रैंक थी उनकी और मेरी यहाँ भी बीए की तरह द्वितीय रैंक थी। और एक बात और रेखांकित की जाने वाली ये है, उन दिनों हमारा देश पड़ोसी देशों के युद्ध से टकरा रहा था, इसलिए शाम को ब्लैकआउट हो जाता था। और ब्लैकआउट में जो अनुशासन था वो हमने ज़िंदगी में पहली बार देखा। ज़रा सी भी रात को रोशनी होना बहुत बड़ा अपराध था। अब सवाल हुआ कि हमारा इवनिंग सेक्शन कैसे चलेगा। तो कोर्स के इंचार्ज डॉक्टर आरपी अग्रवाल साहब ने कहा कि आप घर पे स्टडी कीजिए, हमने जहां आज छोड़ा है और ब्लैकआउट समाप्त होने के बाद आपको हम वहीं से आगे पढ़ाएंगे जहां हम दिन वालों को पढ़ाते हैं। तो हम छात्रों को बड़ी परेशानी होने लगी यह सुन के। तत्कालीन डायरेक्टर निदेशक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के पास इस बात को लेके, इस समस्या को लेके समाधान का अनुरोध किया। उन्होंने तुरंत आरपी अग्रवाल साहब को बुलाकर कहा कि ये लोग सरकारी सेवाओं में देश के संग सहयोग कर रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी है कि इनको हम जब ब्लैकआउट समाप्त होगा वहीं से पढ़ाएंगे जहां आज छोड़ रहे हैं। इस आदेशात्मक शैली से आरपी अग्रवाल साहब सकपका गए और उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मुझे
डॉक्टर रामलाल शर्मा जी का वो आदेशात्मक मौखिक आर्डर आज भी याद है। और जब ब्लैकआउट समाप्त हुआ तो कक्षाएं वहीं से चली जहां छोड़ी गई थी। इस प्रकार करते 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 हम एमए कर गए, और जिसके कारण केएम इंस्टीट्यूट की डिग्री के बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान में हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। डॉक्टर विजय दत्त शर्मा जो मुझे ज़बरदस्ती केएम इंस्टीट्यूट में भाषा विज्ञान में एडमिशन लेने के लिए ले गए थे, आज मैं उनका बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। उसके बाद वे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के RKSD कॉलेज कैथल में हिंदी साहित्य के लेक्चरर हो गए। उनसे मेरी आज भी मित्रता है। और भाषा विज्ञान में एमए करने के बाद केंद्रीय हिंदी संस्थान में मुझे जॉब मिल गई। मैं अपने मित्र विजय दत्त शर्मा और केएम इंस्टीट्यूट का आभार प्रकट करता हूँ। तो जो लोग मुझे RBS वर्किंग मेंस कॉलेज से BA करने के बाद चिढ़ाते थे कि क्या फ़ायदा, तुमने समय और पैसा खराब किया। अगर मैंने BA नहीं किया होता तो MA भी नहीं कर सकता था, और MA नहीं कर पाता तो मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में लेक्चरर, फिर रीडर, फिर प्रोफेसर पद पर नहीं रह पाता। यह मेरी जीवन यात्रा का दूसरा पहलू है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में उस वक्त जो कक्षाएं चलती थीं उनका आनंद अलग ही हुआ करता था। वहाँ के कोर्सेज में प्रवीण, पारंगत, निष्णात की कक्षाएं चलती थी। हम जो 6-7 लेक्चरर एक साथ अपॉइंट हुए थे, उनमें डॉक्टर रामलाल वर्मा, डॉक्टर TK नारायण पिल्ले, डॉक्टर दुर्योधन महाराणा, मैं पीताम्बर ठाकुरानी, अलग अलग भाषी थे। और तत्कालीन अब स्वर्गीय मोटुरू जी की यह योजना थी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान में सभी भारतीय भाषाओं के अध्यापक होने चाहिए। इसी योजना के तहत डॉक्टर रामलाल वर्मा असमिया में, डॉक्टर पिल्लई मलयालम में, महाराणा दुर्योधन उड़िया में, मैं पीताम्बर ठाकुरानी सिंधी में अपॉइंट किए गए। और आरंभ में केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो जलवा था, जो रुतबा था, जो परिश्रम था, जो ईमानदारी थी, वो आज भी रेखांकित की जाने वाली है। हम नए लेक्चरर डॉक्टर चतुर्भुज साहे आरंभिक
कोर्सों पे जो प्रभारी थे उनके मातहत काम करते थे। वह दृश्य हमारे आंखों के सामने आज भी आता है और जो आनंद की प्रतीति होती है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। लिंग्विस्टिक्स में एमए करने के बाद जैसा मैंने पहले बताया कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की ये शर्त थी, हिंदी भाषा विज्ञान के साथ किसी भारतीय भाषा का सर्टिफिकेट कोर्स होना ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने केएम इंस्टीट्यूट में चल रहे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के तत्कालीन प्रोफेसर, एकमात्र प्रोफेसर पारसारथी जी पढ़ाते थे। तो सर्टिफिकेट कोर्स के बाद मुझे केंद्रीय हिंदी संस्थान में लेक्चरर पद मिल गया था। उसके बाद केएम इंस्टीट्यूट के निदेशक हिंदी के विद्वान डॉक्टर रामलाल शर्मा जी वहाँ के डायरेक्टर थे। वो अलग अलग भाषाओं में बहुत रुचि रखते थे, क्योंकि तमिल पढ़ने वाला कोई था ही नहीं। अब क्लास में छात्र होगा तभी तो वो भी अध्ययन करेंगे, वो क्लास में बैठना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम डिप्लोमा में एडमिशन ले लो। तो मैंने उनसे विनम्रता से कहा कि डॉक्टर साहब, पढ़ना सबसे कठिन काम है और मैंने सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया, मुझे जॉब मिल गया, अब मैं आगे डिप्लोमा नहीं करना चाहता हूँ, बस मेरा काम हो गया। तब उन्होंने जो मुझे बात कही वो आज तक नहीं भूला हूँ। बोला कि रामलाल शर्मा तुम्हारा सहपाठी बन के उस कक्षा में बैठेगा और मैं तुम्हें इसका सर्टिफिकेट दूंगा जो तुम्हें जीवन भर काम आ सकता है। तो तुम एडमिशन ले लो, क्योंकि तुम एडमिशन लोगे तभी क्लास चलेगी और क्लास चलेगी तो मैं अनऑफिशियली उसमें बैठूंगा, ये मेरी बात मान लो। मैं उनकी बात केवल इसलिए मान रहा था और एडमिशन लेने के लिए आगे आया, क्योंकि वे भारत के बहुत बड़े हिंदी विद्वान थे और उनको अपना क्लास फेलो कहने में मुझे आनंद आएगा, यह सोचकर मैंने डिप्लोमा भी कर लिया था और यह सर्टिफिकेट मेरे पास आज भी मौजूद है, उनके हाथ से लिखा हुआ। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और दुनिया को बताता हूँ कि हिंदी के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर रामलाल शर्मा जी मेरे क्लास फेलो रहे हैं। जीवन की लगभग 40 साल की सेवाओं में मैंने 28 साल केंद्रीय हिंदी संस्थान में
काम करते हुए अपनी पहचान बनाई। समाज में लोग मुझे आगरा से निकलने वाले समाचार पत्रों में, पाठकों के पत्र कॉलम में मेरे लेखों से जानते थे। और अतिशयोक्ति नहीं माने तो मैं कहूँ, कई लोग मुझे पढ़ने के लिए पहले दैनिक जागरण आगरा के संस्करण के पृष्ठ नंबर 7 पे पाठकों के पत्र में मेरा पत्र पहले देखने की इच्छा रखते थे। यह मेरा सौभाग्य है। और संस्थान से संबंधित कार्य करते हुए मैंने 11 पुस्तकें प्रकाशित की और लगभग 30 लेख हिंदी, सिंधी और नागा भाषाओं पे लिखे जो प्रकाशित हुए हैं। दक्षिण भारत से निकलने वाली पत्रिका IJDL में संस्थान का मैं पहला व्यक्ति था जो अंग्रेजी में अपना शोध प्रबंध लिखकर प्रकाशित करवाने में सफल हो सका। इसके अलावा गुवाहाटी के केंद्र पर समस्त 7 राज्यों को, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय और असम को देखता था। असम में रेडियो टॉक दिया था, जो कि हिंदी में प्रसारित हुआ था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और है जिसका उल्लेख करना चाहूँगा। मेरे सहपाठी कहने में मुझे अच्छा लगता है। विद्वता में तो उस सहपाठी के मैं चरणों की धूल भी नहीं हूँ। डॉक्टर रामलाल शर्मा जी और डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा जो केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक थे, के बारे में संस्मरण और लिखे। संस्कृति संगीत संगम आगरा में 2000 में वह प्रकाशित हुआ। दूसरा लेख कथनी और करनी के अभेदक महामानव प्रोफेसर ब्रजेश्वर वर्मा के संबंध में संस्मरण लेख 1998 में प्रकाशित हुआ। मैंने जिक्र किया था जो दैनिक जागरण में मेरी पत्र छपते थे, उनकी कटिंग्स मैंने आज तक भी सहजता से संभाल के रखे हुए हैं।
अपने जीवन यात्रा का जिक्र करने वाला यह प्रकरण बताए बिना मेरी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। उन दिनों की बात है जबकि मिजोरम हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल पद पे संस्थान के किसी अध्यापक को प्रतिनियुक्त करना था। उन दिनों वहाँ की लेक्चरर जीनी इंजीनियरी और थनमोई ये दो बहनें यहाँ निष्णात करने आगरा में थीं और तत्काल जो निदेशक थे डॉक्टर बाल गोविंद मिश्र जी, उन्होंने पता नहीं क्या सोच के मेरे नाम का चयन किया। अब स्टेट के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल होना बहुत अच्छा तो लगता था, तो मैंने उन्हें अपनी मौन स्वीकृति दे दी। उन्होंने तुरंत आर्डर निकाला और यह बात मिजोरम की राजधानी आइजोल से लेकर आगरे तक जंगल में आग की तरह फैल गई। संस्थान के मेरे साथी, जैसा कि मानव स्वभाव है, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पीताम्बर तो ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे हो जाएगा। अब स्वर्गीय श्रीमती वशिनी शर्मा तब जीनी और थनमोई के संपर्क में थी, तो उन्होंने मिजोरम से लेके आगरा तक यह आक्रोश फैलाया कि पीताम्बर को प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, पीताम्बर इस पद के लिए योग्य नहीं है। वशिनी जी ने मुझे बताया कि तुम्हारे विरोध में हवा चल रही है, तुम मत जाओ। यह बात मैंने डॉक्टर बाल गोविंद मिश्र जी से कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जिसको भेजूंगा वही फाइनल है, इसमें न तो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना है और न ही मुझे मिजोरम सरकार के शिक्षा विभाग से पूछना है, और आप जाओ और आप इसमें सफल होंगे यह मैं जानता हूँ। और जो ये कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कॉलेज का प्रिंसिपल निष्णात या पारंगत या बीएड या एमएड नहीं है, वो नहीं हो सकता, तो उसका जवाब ये मैं सोच रहा हूँ कि तुम 1972 से लेके 1985 तक यहाँ पढ़ा रहे हो, 13 साल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अनुभव है, पारंगत और निष्णात का मार्गदर्शन करते हो, तब तुम अपने आप ही ट्रेंड हो गए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और प्रोत्साहित किया। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि आप तैयारी करो। इसी बीच हमारे साथियों ने
संस्थान के छात्रों को, जिनको वो भी पढ़ाते थे, मैं भी पढ़ाता था, उनके द्वारा दूसरे तरीके से बात फैलाई। और वो छात्र मुझसे पूछते थे, सर आप पारंगत नहीं है, निष्णात नहीं है? मैंने कहा, तुम्हें जिन टीचरों ने कहा है वो मैं जानता हूँ, ये बात तुम्हारे मन की नहीं है। हमारी क्वालिफिकेशन में जानकारी आप लोग क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्यों चाहिए? इस प्रकार वो चुप हो गए और मैं मिजोरम के लिए सपरिवार रवाना हो गया। उन दिनों रखा हुआ पानी जिसमें कीड़े दिखाई देते थे, उसको गर्म करके पीने के योग्य बनाना पड़ता था। बड़ी कठिन स्थिति हुआ करती थी। अब हमारे बच्चे, हमारी पत्नी वहाँ बहुत परेशान थी। और जब जब मैं संस्थान से अपना काम करके घर वापस आता था तो रोज़ यही सुनने को मिलता था कि कहाँ ले आए जंगल में, न कुछ जाने का है न आने का है, ऊपर पहाड़ों पे चढ़ के नीचे। तो रोज़ उनकी शिकायत रहती थी। मैं भावुक हो गया और मैंने मन में सोचा, जिन बच्चों को पाल कर बड़ा करने का उत्तरदायित्व है, अगर वो ही मुझसे खुश नहीं है, तब ऐसी नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है। मैं तत्कालीन निदेशक मिजोरम सरकार के पास गया। उनका नाम पू रांगथांगा था। और मैंने उन्हें बताया कि मेरा डेपुटेशन 2 साल का है, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रह सकता हूँ। क्यों? कि मेरे बच्चे प्रसन्न नहीं हैं। तो वो मेरे घर आए और उन्होंने मेरी पत्नी बच्चों को समझाया। तब मैंने उनसे कहा कि मैं अब और नहीं रहूँगा, तो मुझे आप परमिशन दीजिए कि मैं वापस जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि 1 साल का डिपुटेशन तो पूरा करो, अभी तो आपको 10 महीने करीब हुए हैं। तो इस बात को लेकर मैं तैयार हो गया और मैंने उन्हें बताया कि अब आपके इंस्टीट्यूट के जो लोकल लोग हैं, पूजहलिया जी सीनियर थे, वो प्रिंसिपल के योग्य हो गए हैं और किसी प्रकार भी वो केंद्रीय हिंदी संस्थान से आने वाले टीचर से कम नहीं है। तो इस प्रकार मैंने 1 साल का डेपुटेशन पूरा किया और सब परिवार आगरा में वापस आ गया। कहने को तो कई बातें हैं जिनसे मुझे सुख प्रदान और सुख प्राप्त होता है। यह बात स्वांत सुखाय है, यह भी मैं कह सकता हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान को मैं हर पल नमन करता हूँ। तो यह सुख मुझे वहाँ काम करते करते प्राप्त हुआ। मेरी शैक्षिक योग्यता पूरी हो गई थी, लेकिन मन में एक हुक थी कि मैं हिंदी साहित्य में एमए करूं। और मैं यह मानता हूं, जिसने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा उसका जीवन अधूरा है।
और यह अवसर मुझे मिला, ये इस बात का संकेत है कि मुझे हिंदी साहित्य में एमए करना चाहिए। मैंने अपने साथियों में डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव और डॉक्टर रवि प्रकाश श्रीवास्तव से कहा कि हम तीनों हिंदी साहित्य में एमए करें, क्योंकि आरबीएस कॉलेज में उस समय समस्त आगरा के महाविद्यालयों से योग्य अध्यापकों की टीम थी। और हमारे लिए ये भी है कि स्थानाभाव के कारण इस कॉलेज में एमए हिंदी साहित्य की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 10 बजे चलती थी। यह हमारे पक्ष में था। तो उन्होंने कहा कि हम तो प्राइवेट करेंगे, क्यों जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं रेगुलर एडमिशन लेके करना चाहता हूँ। क्यों? एमए में एडमिशन लेकर क्लास अटेंड करने के बाद ही हम कुछ सीख पाएंगे। हमें सिर्फ एमए का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजनों से कुछ सीखना है। उन्होंने शायद प्राइवेट एमए किया या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने आरबीएस कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लेके यह पाठ्यक्रम पूरा किया। तत्कालीन स्टाफ को मैं आज भी नहीं भूल सकता हूँ। जिस उमंग, उत्साह, परिश्रम और ईमानदारी से वे हमें ज्ञान दान कर रहे थे, वो मेरा सौभाग्य था। तत्कालीन हिंदी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बृजकिशोर सिंह, बीके सिंह अब दिवंगत हो गए। उनके अलावा स्वर्गीय रण सिंह चौहान जी, स्वर्गीय हरिनारायण यादव जी, स्वर्गीय श्यामलाल यादव जी, मैडम सुषमा सिंह, डॉक्टर रणजीत सिंह भदौरिया जी के अलावा 3 अनुसंधान सहायक भी हमें पढ़ाते थे, जिनमें डॉक्टर रामानुज भारद्वाज जी, जिनसे मेरा संपर्क आज भी है, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता और डॉक्टर वेद व्यास कुचरू, जो के कश्मीर के थे। उनके संपर्क में मैं आजकल हूँ नहीं। एक बात और रेखांकित की जाने वाली ये है, इन गुरुओं में डॉक्टर रण सिंह चौहान जी और डॉक्टर रणजीत सिंह भदौरिया जी मुझसे कहते थे कि जब हम क्लास में आए तो आप अन्य लड़कों के संग खड़े मत होइए, क्यों, आप तो इतनी बड़ी संस्था में काम करते हैं और वहाँ लेक्चरर हैं। तो मैं उनसे निवेदन किया करता था कि मैं यहाँ आप लोगों से कुछ सीखने आया हूँ, तो मुझे अन्य स्टूडेंट्स की तरह ही स्टूडेंट बने रहना है, नहीं तो मैं कुछ भी सीख नहीं पाऊंगा। तब उन्होंने कहा था, जैसी आपकी इच्छा। इस बात को बताने का मेरा मात्र ये उद्देश्य है
कि केंद्रीय हिंदी संस्थान के अध्यापकों का कितना न आदर हुआ करता था उन दिनों, यह मेरा बताने का उद्देश्य था। और अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बीए वर्किंग मेंस में मेरा फर्स्ट डिवीज़न था, लेकिन रैंक दूसरा था, प्रथम रैंक नहीं थी। केएम इंस्टीट्यूट में भाषा विज्ञान में भी यही स्थिति रही, प्रथम श्रेणी लेकिन रैंक सेकंड। और ये संयोग है कि आरबीएस कॉलेज के मॉर्निंग कॉलेज में मेरा दूसरा स्थान रहा, लेकिन प्रथम श्रेणी थी। और प्रथम स्थान पे आने वाली एक लड़की थी जिनका नाम मुझे आज भी याद है, सरिता मगन। वो कॉलेज के खंडारी चौराहे पर बहुत बड़ी बड़ी कोठियों में उनका घर था। तो इस प्रकार जॉब करते हुए मैंने अध्ययन को आगे बढ़ाया और बीए, एमए भाषा विज्ञान और एमए हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी और दूसरा स्थान सेकंड रैंक था। शायद प्रथम रैंक वालों के नाम मुझे आज 30, 40, 50 साल के बाद भी याद हैं, उनके चेहरे भी याद हैं। फिर भी जिनके मैंने नाम लिए उनमें डॉक्टर हरिनारायण यादव अब नहीं हैं। वो हमें जो विषय, जो पेपर पढ़ाते थे, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, इस बात का जिक्र करते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और चित्र उनका सामने उपस्थित हो जाता है। वो पद्मावत ऐसे पढ़ाते थे, हाथ हिलाते हुए, और खो जाते थे जैसे साक्षात मलिक मोहम्मद जायसी ही वाचन कर रहे हों। मैं सभी गुरुओं का आदर के साथ नमन करते हुए स्मरण का लाभ ले रहा हूँ। मेरे संस्थान के लगभग 25 साल की सेवाओं में मैंने 11 पुस्तकें लिखी और प्रकाशित करवाई। मेरी पीएचडी की थीसिस का प्रकाशन संस्थान ने करवाया। मुझे शिक्षण कार्य में देश के समस्त हिंदी भाषी हिंदी अध्यापकों को पढ़ाने में जो आनंद आता था, उसका वर्णन करना मेरे लिए सरल नहीं है।
इसके साथ ही विदेशी विभाग में रहा, दिल्ली केंद्र पे ISTM के पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य किया। यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता था और अंत में एक महत्वपूर्ण बात ये, संस्थान हमारे लिए वट वृक्ष के समान था। वहाँ की सेवाओं के बदले में जो हमें वेतन मिलता था, उससे हम पले पोसे अपने बच्चों को बड़ा किया। बच्चे संस्थान की वेतन राशि से अच्छे पदों पर पहुँचे। यह मेरा सौभाग्य है। उसके लिए मैं संस्थान को नमन करता हूँ। साथ ही साथ एक और बात कहना मेरे लिए कि जिस संस्थान से हम पले बड़े हुए, उस संस्थान में रिटायरमेंट के बाद जाने की इच्छा नहीं होती। यह विचार मेरा नहीं है। जितने भी संस्थान के सदस्य सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी इच्छा नहीं होती कि संस्थान को फिर देखें। जिस संस्थान ने तपती गर्मी से हमारे शरीर को छाया प्रदान की, उसके बारे में ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए। इस समय जो संस्थान में कार्यरत हैं, उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम लोगों की धारणा में बदलाव ला सकें। अंत में इसी से जुड़ी दो पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ। जैसे सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। यह संस्थान हमारा, आपका और सभी का छाया देने वाला तरवर बना रहे, इसी कामना के संग एक बार फिर संस्थान को नमन करता हूँ। धन्यवाद।